दोस्तों, आज हम एक नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नए विश्वास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट यूपीएससी ड्रीम, जिसमें हम यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे एससीएस हो, आदि जो एग्जाम है, बीपीएससी हो, उनमें जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 20 या 30 या 50 तक हम कुछ क्वेश्चन हर रोज करने के प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ सोशलॉजी ऑप्शनल, जो जिससे मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है और मैंने भी औसत स्कोर 245 किया था, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे। और मुझे उम्मीद है जो भी मैं प्रयास सब शुरू कर रहा हूँ वो आपको पसंद आएगा और आपको उससे 1 या 2% एग्जाम में लाभ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप डायरेक्ट यूपीएससी ड्रीम को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में जो एक मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, उसके साथ दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, प्रथम विश्व युद्ध के तत्काल पश्चात भारत को स्वशासन प्रदान किया जाएगा। दूसरा कथन है हमारा, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप देखेंगे जो 1917 में जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, और वो तत्कालीन भारतीय राज्य सचिव थे, एडविन मॉन्टेग्यू इसका पूरा नाम था, और जो 5 साल तक भारत के सचिव रहे हैं, उन्होंने भारत में कुछ सुधार करने की शुरुआत की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज भारत के हितैषी थे। इसका मतलब ये है कि तत्काल टाइम में जो भारत में विद्रोह और विरोध चल रहा था अंग्रेजों के प्रति, उसको शांत करने के लिए अगस्त में, जिसकी डेट है 20 अगस्त 1917 को, जो तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे, उन्होंने घोषणा की। उसमें सिर्फ 2 प्रावधान किए थे, और जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि हमारा पहला कथन गलत है। कौन कौन से प्रावधान थे? उसने घोषणा की थी कि जो भारत में प्रशासन कार्य है, उसमें भारतीयों के सहयोग में वृद्धि की जाएगी। मतलब जो प्रशासनिक कार्य है, उन कार्यों को करने के लिए भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। सिर्फ सहयोग लिया जाएगा, न कि भारतीयों को प्रशासनिक कार्य सौंपे जाएंगे। दूसरा, उसने घोषणा की थी, जो भारत में जो शासन है, उत्तरदायी सरकार है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक जो स्वशासी संस्था होती है, जिस प्रकार वर्तमान में पंचायतें हैं, नगर पालिका है, उनको भी स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। सिर्फ 2 ही घोषणा की थी, और उसने कभी भी ये नहीं कहा कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के तत्काल पश्चात भारत को स्वशासन सौंप दिया जाएगा। अगर हम दूसरा कथन देखें, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली की शुरुआत की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है, जो वर्तमान दृष्टि से देखें, कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, और किसी भी राष्ट्रीयता से हो, उसको हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का अधिकार है। किसी के साथ इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सीमित अधिकार जरूर दिए थे वो डालने के, लेकिन उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मत प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी। और रही प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। और इसी अधिनियम, जो ये अधिनियम है, इसको हम वैकल्पिक तौर पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। और मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारतीय सचिव था, और दूसरी बात जो चेम्सफोर्ड था, 16 से 21 तक, 1916 से 21 तक भारत के वायसराय रहे थे। इससे हमें दिखता है कि दोनों कथन गलत हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा कि न तो इसका आंसर ए या डी, न इसका राइट आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही
2। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, एक शब्द दे रखे है बायोसेरामिक्स। बायोसेरामिक्स के संदर्भ में शब्द दिया हुआ है, इस पे विचार करना हमको। बायोसेरामिक्स, पहला कथन है बायोसेरामिक्स मानव शरीर में कोमल ऊतकों को बदलने के लिए विशेष रूप से विकसित सामग्री है। दूसरा ऑप्शन है सभी बायोसेरामिक्स जैव अक्रिय होते हैं, अन्य ऊतकों के साथ क्रिया नहीं करते। तीसरा ऑप्शन क्या है, एल्यूमिना और जरकोनिया का उपयोग बायोसेरामिक्स में होता है। तो इसमें आंसर क्या क्या ढूंढने हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है 1 और 2 क्वेश्चन 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 3 सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, 1, 2 और 3 सही है। इनमें से आपको टिक करना है कौन सा सही है। तो अगर हम एलिमिनेशन ट्रिक से भी यूज करें, अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, सभी बायोसेरामिक्स जैव सक्रिय होते हैं। आपको याद रखना है जब एलिमिनेशन ट्रिक यूज करें, अगर किसी ऑप्शन में आल हो, कोई नहीं, ऐसे शब्द मिलते हैं आपको, एवरी, प्रत्येक, एनीवन, ये जो एक्सट्रीम वर्ड है ये ऑप्शन ज़्यादातर गलत होंगे, 100% गलत नहीं होंगे, बल्कि जिसको आपको नहीं पता उसमें आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो इससे हमारा ऑप्शन 2 तो कट जाता है। हमारे ऑप्शन क्या क्या थे, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 3। हमारा 2 ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया और ये हमारा कट गया। तो हमारा राइट आंसर का 3, एल्यूमिनियम और जरकोनिया का उपयोग बायोसेरामिक्स में किया जा सकता है। अगर आप इसमें दूसरा बेसिक नॉलेज या कॉमन सेंस यूज करें तो एक जनरल पॉइंट है कि बायोसेरामिक्स में एल्यूमिना और जरकोनिया का उपयोग होता है। तो इससे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1827 के तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1827 के जूरी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सामान्यतः ना तो एनसीईआरटी की बुक में मिलता और ना ही हमें किसी टेस्ट सीरीज में मिलता। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो जूरी अधिनियम है वो किससे संबंधित है और कब आया। पहला ऑप्शन फैक्ट मिलता है, ये 1827 में आया था। कब आया था, 1827 में आया था। इसमें क्या क्या है, इसमें उपबंधित किया गया था कि ईसाइयों को हिंदू और मुस्लिम जूरी द्वारा सुनवाई से छूट प्रदान की जाएगी। इसमें क्या उपबंध किया था कि जो ईसाई हैं उनको हिंदू और मुस्लिम जूरी द्वारा, जूरी होते हैं न्यायाधीश, उनसे सुनवाई की छूट प्रदान की जाएगी। ये ऑप्शन अंग्रेजों के फेवर में लगता है, तो इसके सही होने के चांस ज़्यादा है। दूसरा हमारा है, राजा राम मोहन राय ने इस अधिनियम की निंदा की थी और ब्रिटिश संसद को इस अधिनियम के विरोध स्वरूप याचिका भेजी थी। आपको मान के चले आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता कि जूरी अधिनियम क्या है और इसके में क्या क्या प्रावधान किए थे, आप इसको कॉमन सेंस से भी ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, देखो जूरी अधिनियम अंग्रेजों के टाइम में आया था और आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमेशा भारतीयों को दबाया था और अंग्रेजों को ऊपर उठाने का प्रयास किया था। पहला ऑप्शन क्या है कि जो ईसाइयों के मामले हैं उनको हिंदू और मुस्लिम जो न्यायाधीश हैं, जूरी हैं, उनकी सुनवाई से छूट प्रदान की गई थी। ये सही हो सकता है। दूसरा है, राजा मोहन राय एक राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने इस अधिनियम की निंदा की थी। क्यों की थी, क्योंकि ये अधिनियम भारतीयों राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करता था। तो इस ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। अगर हम कॉमन सेंस से लगाएं तो दोनों ऑप्शन सही बनते हैं और इसका राइट आंसर भी यही है।
इस तरह से आप बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस से इसको हल कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्योहार के बारे में इन्होंने दिया हुआ है और उस त्योहार के बारे में बताना है, ये विशेषता किस त्योहार की है। पहला ऑप्शन क्या है, यह त्योहार प्रतिवर्ष मई और जून माह में रगनिया देवी द्वारा झरने के जल का रंग को बदलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दूसरा क्या है, स्वामी विवेकानंद द्वारा इस त्योहार के दौरान प्रतिवर्ष झरने के जल के रंग बदलने को एक चमत्कार के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि यह एक चमत्कार है। तीसरा, यह त्योहार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। देखो आपको याद रखना, पहले तो फैक्ट याद रखना कौन सा त्योहार है ये, रगन्या देवी का त्योहार। और सॉरी, पहले तो देखना आपको, इसमें रगन्या देवी द्वारा झरने के रंग को लाल किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इस त्योहार में जो झरने का रंग, जल का रंग जो बदलता है, उसको एक चमत्कार कहा, यह भी एक फैक्ट है। और यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एक त्योहार के बारे में है, आपको याद रखना, यह मेरा मेला खीर भवानी, मेला खीर भवानी त्योहार के बारे में है। अब आपको त्योहार का नाम पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेला खीर भवानी त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आपको ऐसे फैक्ट याद रखते चलना है और ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन को बढ़ावा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डायरेक्ट यूपीएससी ड्रीम यानी DUD को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, टीके के संदर्भ में दो कथन दिए हुए हैं और आपको ये बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, निष्क्रिय टीके में रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु के मृत स्वरूप का उपयोग होता है, जबकि जीवित दुर्बलित टीके में रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु के दुर्बल स्वरूप का उपयोग किया जाता है। देखो टीके दो प्रकार के होते हैं, मैं अपने डिपार्टमेंटल नॉलेज के अनुसार आपको बताता हूँ। एक होता है सक्रिय टीके, एक्टिव, जिसमें जीवित जीवाणु होते हैं, चाहे वो कम जीवित हो, मतलब वो बेहोशी की कंडीशन में हो या जिसकी शक्ति बिल्कुल कमजोर हो चुकी हो। दूसरा होता है निष्क्रिय, जिसमें हम जो डेड वायरस है या जीवाणु है उसको लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन वैसे पढ़ने से ठीक लगता है कि निष्क्रिय टीके में रोगाणु के मृत स्वरूप का उपयोग किया जाता है, और जीवित में जो उसका दुर्बलित टीके, और जो जीवित रोगाणु जीवित है लेकिन उसका एक दुर्बल स्वरूप है। दूसरा कथन हमारा क्या है, निष्क्रिय टीके जीवित दुर्बलित टीके की तुलना में एक सुदृढ़ और दीर्घावधि प्रतिक्रिया विकसित करते हैं। आपको याद रखना है कि जो जीवित टीका है, सक्रिय टीका है, उसकी प्रतिरक्षा क्षमता अधिक होती है न कि निष्क्रिय टीके की। याद रखोगे, जो निष्क्रिय टीका होता है जिसमें मृत रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसकी क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है न कि ज्यादा। तो इसे हमारा दूसरा ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। तो ऑप्शन रखें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। देखो हमारा ऑप्शन 1 तो सही है, एक ये आएगा और ये आ सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन गलत है तो ये एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ओनली 1। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसमें जोड़ा है पॉलिटी का। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो को आप देखते रहें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाएं। ये हमारा कंटिन्यू प्रयास रहेगा आफ्टर यूपीएससी फेलियर होने के बाद। मैं चाहता हूँ जो मेरी नॉलेज है वो आप तक पहुँचे, आप उसका यूज करें, चाहे उससे आपको 1% या 2% फायदा हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ लगना भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में, 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 9वीं अनुसूची क्या है और किससे संबंधित है। 9वीं अनुसूची क्या है और किससे संबंधित है। देखो 9वीं अनुसूची भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, जिसमें पंचायत के स्तर पर
जो ग्रामीण स्तर पर लोग हैं उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करना था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और ये आई थी 1973 और 74 में, 1973 में, और जिसको लेकर 24 अप्रैल को एक पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, भारत संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली अनुसूची थी जिसे संविधान के प्रारंभ के बाद जोड़ा गया था। देखो, अगर आपको नौवीं अनुसूची, वो मैंने आपको गलत बता दिया, इसके लिए मैं अक्सर याचना करता हूँ। ये इसमें 9वीं अनुसूची की बात की थी, वो पंचायत वाली 11वीं अनुसूची थी। इसके लिए वेरी सॉरी, माइंड से थोड़ा यूपीएससी का रिजल्ट की वजह से माइंड अपसेट है, मेंस का ना होने के कारण थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन आपसे मैं माफी मांगता हूँ। ये 9वीं अनुसूची ना, 11वीं अनुसूची पंचायती से। 9वीं अनुसूची थी भूमि सुधार से संबंधित। उस टाइम क्या होता था, सरकार कुछ सुधार करने के लिए एक 9वीं अनुसूची लाई थी, जिसमें जो भी प्रावधान करती है भूमि से रिलेटेड, अधिग्रहण से रिलेटेड, उसको 9वीं अनुसूची में डाल सकती थी। तो वो इससे क्या होता था, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के को लेकर न्यायालय नहीं जा सकता था। तो इसमें राइटर मौलिक अनुसूची, यह पहली अनुसूची थी जिसे संविधान के प्रारंभ के बाद जोड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन है, इसे कृषि से संबंधित कानून की रक्षा और जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए क्रियान्वित किया गया था। 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कार्य और नियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। देखो, आपको इसमें बेसिक नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी यूज करनी है। देखो, 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के साथ स्थापित की गई थी। हमारे जो कानून है उसमें डाला था 9वीं अनुसूची को। तुम्हारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही ठीक है। दूसरा है, यह हमें मैंने पहले ही बताया, इससे कृषि से संबंधित सुधार किए को बढ़ावा मिला और जमींदार प्रथा को समाप्त करने के लिए इसको क्रियान्वित किया गया था। ये भी सही है। लेकिन अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें, 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कार्य और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। आपको ये याद रखना, नहीं है बोला ना है कि उस टाइम की बात, मतलब ये कह रहा है कि जो आज वर्तमान में अगर कोई 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है कोई भी प्रावधान, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। आपको ऐसे याद रखना, जब ये 9वीं अनुसूची लाई गई थी उस टाइम अगर किसी भी प्रावधान को, किसी भी कार्य को, किसी भी नियम को इसमें डालते थे तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था। लेकिन वर्तमान में 1973 के बाद आपको अगर पता है, एक केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। अगर हम तीसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम तीसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारा 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपातिकता के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आपको याद रखना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अनुपातिकता के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। क्या बोल समझ में, अनुपातिकता। और पहला ऑप्शन है, यह परिकल्पना करता है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने विशेष लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित साधनों के मध्य उचित अनुपात बनाए रखना होगा चाहिए। दूसरा है, यह कल्पना करता है कि राज्य को विधि की दृष्टि में सभी नागरिकों को समान मानते हुए उनके साथ समतापूर्ण व्यवहार में उचित अनुपात बनाए रखना चाहिए। तीसरा, यह सुझाव देता है कि राज्यों को अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने नागरिकों के लिए कल्याण हेतु सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा देता है, यह सुझाव देता है कि वर्तमान पीढ़ी के कार्बन पदचिह्न इस अनुपात में होने चाहिए जिसका भावी पीढ़ी द्वारा
सफलतापूर्वक समन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होता है ए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने विशेष लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित साधन को एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए ताकि हमारा संतुलन बना रह सके। और इसके लिए एक केस आया था, अनुराधा बसीन केस, जो इंटरनेट से संबंधित मैंने कभी न्यूज में पढ़ा हो। अनुराधा बसीन केस आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद हो रहा है उसको लेकर चुनौती दी गई थी और उसकी सुनवाई की थी। उसमें अनुपातिकता के सिद्धांत का हवाला दिया था कि वांछित परिणाम और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन है उनके बीच में उचित संबंध होना चाहिए। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे एक क्वेश्चन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसलिए प्लीज़ मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कुछ सुझाव तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे जस्ट कुछ समय बाद। धन्यवाद।